नाम कौर और मैं हूँ राज सिंह वर्मा। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस प्यारे से प्रोग्राम मुस्कान में। राज, मैं आजकल नोटिस कर रही हूँ तुम ऑफ सेट वाइफ के साथ आते थे, आजकल वाइफ साथ में नहीं आ रही है। प्यार कम हो गया है? ऐसा नहीं है सपना, हम वाइफ से बहुत प्यार करते हैं और बहुत अच्छे इंसान हैं, सिर्फ अपनी वाइफ से प्यार करते हैं। Really? और हम बहुत खुश नसीब हैं। हम चाहते हैं कि दुनिया के हर इंसान के पास हमारी जैसी वाइफ हो, और भगवान हिम्मत हो तो सिर्फ एक रख के देखो। मुझे लगता है तुम अपनी शादी से परेशान हो गए हो और बहुत एडजस्टमेंट कर रहे हो, राइट? यही आज का टॉपिक है। हम देखते हैं पहले शादी करने के लिए दो आत्मा तड़पती है, मिलने के लिए तड़पती है, और शादी करने के बाद दोनों आत्माएं परमात्मा से मिलने के लिए तड़पती है। ऐसा क्यों हो रहा है? तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो भी इसी के ऊपर है, एंड आई एम श्योर ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है और बहुत सारे लोग अपनी मैरिज लाइफ को मजबूत करने के लिए बहुत सारी कोशिशें कर रहे हैं। आज उन्हीं के लिए कुछ अच्छे से सॉल्यूशंस लेकर आते हैं और शुरुआत करते हैं हमारे आज के प्रोग्राम में, जिसका टॉपिक है सस्टेनिंग रिलेशनशिप। तो चलिए उससे पहले हम आज की एक छोटी सी डॉक्यूमेंट्री देखते हैं। कहते हैं अफेक्शन इज ऑलवेज ग्रेटर देन परफेक्शन, और यही बात किसी भी रिश्ते में लागू होती है। हर कोई इस दुनिया में अकेला आया है, अकेले ही जाना है, ये तो सच है। लेकिन इस दुनिया में आकर सबसे खूबसूरत चीज जो हमें मिलती है वो है हमारे संबंध। हम कई रिश्तों की डोर से बंधे हुए हैं। इनमें भी कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो जीवन भर साथ चलते हैं, जीवन के आधार होते हैं। रिलेशनशिप में सबसे जरूरी है कि कोई टर्म्स एंड कंडीशंस ना हो, क्योंकि हम रिश्ता निभा रहे हैं, व्यवसाय नहीं कर रहे हैं। इसीलिए रिश्ते में लेने से ज्यादा ध्यान देने पर होना चाहिए। इन्हीं रिश्तों की नजाकत को देखते हुए कई बार हमें एडजस्ट और कॉम्प्रोमाइज करके चलना पड़ता है। जो दिया है उसकी गिनती ना करके निस्वार्थ भाव से चलना होता है। परिवार में रिश्तों को निभाने की और व्यवहार करने की जिम्मेदारी नारी के ही कंधों पर होती है, क्योंकि नारी ही है जो रिश्तों को संजो कर रखना जानती है। फिर चाहे वो बेटी हो या बहन, माँ हो या पत्नी, वो हर रिश्ते में प्यार देना जानती है। हल्की सी मुस्कुराहट, थोड़े से प्यार से वो बड़ी बड़ी बातों को पार करना जानती है। कभी कभी रिश्तों में सामने से वो प्यार नहीं मिलता जो हम देते हैं, फिर भी एक स्त्री मान और शान से ऊपर उठकर अपने अनमोल रिश्तों को संभाल लेती है। सब कुछ करते हुए उसके लिए बहुत जरूरी हो जाता है कि वो खुद से भी प्यार करे और खुद को अनदेखा ना करे। कॉम्प्रोमाइज, एडजस्टमेंट करते करते वुमेन अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को, सेल्फ एस्टीम को, अपनी डिग्निटी को खुद की आंखों में हमेशा ऊंचा देखे। जब एक स्त्री अंदर से बैलेंस्ड और कंप्लीट है तो वो हर कंप्लेंट और चैलेंज का सामना सहज होकर कर सकती है। तो चलिए प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं। उससे पहले हम मिलते हैं हमारे आज के गेस्ट से। हमारे साथ आज है डॉक्टर भवानी, जो कि न्यूट्रिशनिस्ट हैं और इसके साथ साथ शी इज अ PhD इन ऑल्टरनेटिव मेडिसिन। वेलकम टू आवर शो मैम। हमारे साथ है शीतल अग्रवाल जी, जो कि एक मेडिकल क्लॉन है, जो कि मेडिकल लाफिंग थेरेपी आप देते हैं पेशेंट्स को, विच इज़ रियली रिकमेंडेबल एंड इट इज़ समथिंग न्यू फॉर अस। वेलकम टू आवर शो। थैंक यू। We also have very senior Raj Yoga teacher BK Shreya and BK Ricky. Welcome. तो चलिए आज के प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं और आज हम बात करने वाले हैं रिश्तों के ऊपर।
आमतौर पर देखा जाता है कि रिश्ते आजकल बहुत ही कमज़ोर होते जा रहे हैं और इन्हें मजबूत करने के लिए हम बहुत कोशिश कर रहे हैं, उसको मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारी चैलेंजेस हम फेस करते हैं और सस्टेन नहीं कर पाते हैं। तो सबसे पहले मैं डॉक्टर भवानी जी आपका एक्सपीरियंस पूछना चाहूँगी और ये जानना चाहूँगी कि ऐसा क्या रीज़न है कि आजकल रिलेशनशिप सस्टेन करना इतना मुश्किल हो गया है। लेकिन उससे पहले हम जानते हैं डॉक्टर भवानी की लाइफ की कुछ झलकियाँ। डॉक्टर भवानी स्वामीनाथन, आप आकांक्षा डिजायर फॉर वेलनेस की फाउंडर हैं। आकांक्षा डिजायर फॉर वेलनेस आपका एक वेंचर है जो हर वर्गों के लोगों में जागरूकता फैलाता है। कैसे अपने शरीर की, प्रकृति की हमें देखभाल करनी चाहिए और कैसे अपनी लाइफस्टाइल में अच्छे डाइट प्लान एवं एक्सरसाइज को शामिल करना चाहिए। आप साथ ही एक न्यूट्रिशनिस्ट हैं, होलिस्टिक वेलनेस कोच हैं, डाइटिशियन हैं एवं एक सर्टिफाइड डायबिटीज एजुकेटर हैं। आप हेल्थ एवं फिटनेस से संबंधित चीजों में रुचि रखती हैं। हेल्थ एवं न्यूट्रिशन पर आपने कई बुक्स, ब्लॉग्स एवं आर्टिकल्स भी लिखे हैं। साथ ही आपके पास 19 से भी अधिक वर्षों का टीचिंग एक्सपीरियंस है। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी ऑन दिस प्लेटफॉर्म। जब रिलेशनशिप सस्टेन करने की बात कर रहे हैं तो मुझे अपनी नानी की याद आ रही है। तो नानी हमेशा कहती थी हम बच्चों को, उस घर के सारे बच्चों को, कि देखो मतलब हमारी शादी जो थी उस टाइम पे 9 साल 10 साल की उम्र में हो जाती थी तो हम लोग हंसते थे, कोई इतनी छोटी उम्र में शादी करता है क्या, ये कोई एज है क्या, तो खेलने की एज है। तो नानी कहती थी कि बेटा जब जल्दी शादी हो जाएगी ना तो लड़की जल्दी एडजस्ट कर पाती है, क्योंकि दूसरे के घर पे जाती है, उसकी एज कम होती है, ईगो प्रॉब्लम नहीं होता तो एडजस्ट कर लेती है। तो लेकिन समय के साथ साथ अभी जैसे सब कुछ बदल रहा है कि गर्ल्स बहुत एजुकेटेड है, उन्हें अपना करियर बनाना है, क्योंकि हम उस तरह की ज़िंदगी अभी नहीं जी सकते हैं ना। तो अब जो शादियां होती है एक तो लेटर स्टेज ऑफ लाइफ में होती है, थोड़ा एज होने के बाद, फिर उस फीमेल को अपना करियर भी बनाना होता है, घर भी संभालना होता है। तो एक तरह से मुझे ऐसा लगता है कि फीमेल्स के लिए ये बहुत चैलेंजिंग है, क्योंकि हर तरह से एडजस्टमेंट अगर आप हमारी सोसाइटी में देखेंगे ना, अभी भी फीमेल्स को ही एडजस्ट करने को कहा जाता है, तो वो एक तरह से मुश्किल हो जाता है। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि ये कॉन्फ्लिक्ट जो है इसकी वजह से आती है, क्योंकि वो कुछ अपना करना चाहती है करियर वाइज या अपनी ज़िंदगी जीना चाहती है, लेकिन जी नहीं पाती क्योंकि रेस्ट्रिक्शंस होते हैं, है ना, सोसाइटी के रेस्ट्रिक्शंस होते हैं, इन लॉज के रेस्ट्रिक्शन, पेरेंटल रेस्ट्रिक्शन। फिर जब एज अ मदर, मतलब जब बच्चे होते हैं तो फिर अलग एक रोल प्ले करना पड़ता है। तो सारे अगर आप देखो तो बीच में एक फीमेल जो है वो फंस के रह जाती है, उसको कहाँ जाना है समझ में आता नहीं है। तो और इस टाइम पे अगर सपोर्ट नहीं मिलता है स्पाउस का या फिर इन फैमिली का, तो कहीं ना कहीं वो कॉन्फ्लिक्ट आने लगता है रिलेशनशिप में। फिर वो धीरे धीरे वो रिलेशन स्ट्रेन होने लगते हैं, क्योंकि एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा है एक दूसरे से लोगों का। तो ये एक रीज़न है जो आजकल जैसे आप पूछ रहे हैं कि क्यों रिलेशनशिप मेंटेन नहीं हो पाता है। ड्यू टू एक्सपेक्टेशन। एक तो एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा है, ऊपर से अंदर ही अंदर बहुत सारी चीज़ें जो वो करना चाहती है लेकिन कर नहीं पा रही है, तो अंदर ही अंदर एक वो दबती जा रही है, वो ख्वाहिशें दबती जा रही हैं। तो दैट कुड बी वन ऑफ द रीज़न। और जब कोई अंडरस्टैंड नहीं करता है उन सब चीज़ों को, तो और फिर दिमाग में वही टेंशन चलती रहती है, और जब आप टेंशन में रहते हो तो वो हर रिलेशनशिप में उसका इफेक्ट आपको देखने को मिलता है। सो अगर मैं आपका एक्सपीरियंस लूँ यहाँ पे शीतल जी, तो आपका क्या कहना है इसके ऊपर? जैसे इन्होंने कहा कि एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा हैं, उसके कारण सस्टेन नहीं हो पाता रिलेशनशिप। सो आपका इसके ऊपर क्या एक्सपीरियंस है? आपका जवाब सुनने से पहले आपके लाइफ के बारे में कुछ छोटी सी झलकियाँ देखते हैं। शीतल अग्रवाल। शीतल अग्रवाल एक मेडिकल क्लाउन और सोशल एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं। 2016 में आपने मेडिकल क्लाउनिंग को अपना फील्ड बनाया और अपना फुल एनर्जी और टाइम इसे डिवोट किया। साल 2016 में आपने दिल्ली में क्लाउंसलर्स के नाम से वॉलंटियर्स बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन सेटअप की। आप लोगों में मेंटल और इमोशनल हेल्थ अवेयरनेस स्प्रेड करने के लिए कई प्रोग्राम्स कंडक्ट करते आ रहे हैं। आपको अपने एफर्ट्स के लिए कई अवार्ड से सम्मानित किया गया।
जैसे कि दैनिक भास्कर पावरफुल वुमेन ऑफ हरियाणा इन 2022, अवॉर्डेड बाय एम्बेसी ऑफ चेक रिपब्लिक इन 2022, करमवीर चक्र अवार्ड 2019, दिल्ली का धाकड़ बाय रेड एफएम इन 2020। आप अपने क्लाउन एक्ट से लोगों के जीवन में फिर से खुशी, सहानुभूति और हिम्मत भरते हैं। थैंक यू फॉर द क्वेश्चन। आई थिंक एक्सपेक्टेशंस ज़्यादा हो जाती है बट कम्युनिकेट नहीं हो पाती है। सो इफ़ वी स्टार्ट कम्युनिकेटिंग बेटर, आई थिंक समवेयर वी कैन ब्रिज द गैप। मतलब हम लोग कंप्लेन बहुत अच्छे से करते हैं, तुमने ये नहीं किया, तुमने वो नहीं किया, या तुम मेरी सुनते ही नहीं हो, बट कभी हम बैठ कर शायद नॉर्मली बात भी नहीं करते हैं कि ये प्रॉब्लम मेरे को आ रही है, या फिर वो मोस्टली कंप्लेन के फॉर्म में निकलता है। बट इफ़ वी कैन चेंज द नैरेटिव टू अ बेटर फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन, कि जहाँ पे इट्स नॉट रियली कि हम क्राइसिस लेवल पे स्टार्ट करें, लेकिन ऑलरेडी हम ये बोले कि कैन यू हियर मी आउट। बट समटाइम्स ये देखा जाता है कि सामने वाला पर्सन बहुत रिजिड हो जाता है अपने बिलीव्स को लेके, कि नहीं यही सिस्टम है, तुमको इसी सिस्टम में चलना है और जो हम सोच रहे हैं वही राइट है। तो ऐसी सिचुएशन में थोड़ा सा चैलेंजिंग हो जाता है अपनी बात दूसरे तक पहुंचाना। तो इज देयर अ राइट वे टू कम्युनिकेट? Because they say to sustain a relationship, at least one person should be crazy, not both. अगर दोनों हो जाए तो क्या करें? I don't know if I think both of them crazy can also survive, but बहुत तरीके होते हैं बात करने के। मुझे I would still stick to it कि अगर बात हम ठीक से रख पा रहे हैं तो कभी ना कभी वो बात सुनेंगे। Of course it won't happen overnight. तरीका सही होना चाहिए। तरीका तो, पर it's also not like कि बस ऐसे किया हो गया। It will take much more effort and time, I guess. मतलब I'm not sure कि कितना time. It would depend upon individual to individual. Right. But also how are we reacting? It's not just कि मुझे प्रॉब्लम हो रही है, मैं रिएक्ट कर रही हूँ और मैं फिर जाकर बोल रही हूँ कि मुझे ये अच्छा नहीं लग रहा है, कैन यू डू समथिंग? Right, But right. can I control my reactions and make it response rather than reactions? ये इन्होंने बहुत अच्छा कहा। इनफैक्ट यू नो दीज डेज आजकल इंटरनेट पे काफ़ी कुछ हो रहा है। यू नो आई रीड स्टेटस, आई एम गोइंग थ्रू हेल, आई एम ब्रेकिंग अप। जैसे ही पोस्ट आता है ना, हजारों लोग पिंजरा तैयार करते हैं उसके लिए। यू नो देयर आर पीपल हु आर ट्राइंग टू शोल्डर देने आ जाते हैं। तो I have seen and that gets them to even worse situations. आपने नोटिस किया होगा, it has caused suicides and further damages, because the moment a lady posts something, there are 10 people who will try and create that पिंजरा, जाल। और किसी ने बहुत अच्छा कहा है, कभी भी आंसू आए तो किसी दूसरे को पहुंचने मत देना, क्योंकि वो सौदा करके जाएगा। So this is what I understand from this. Now taking from this point, we would like to address our senior Raj Yoga teacher. हमने जिक्र किया कि पुराने ज़माने में चीज़ें सक्सेसफुल होती थी, उसका एक रीज़न ये भी था कि माँ बाप, नाना नानी सब इन्वॉल्व थे शादी करवाने में, तो कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत एडजस्टमेंट नहीं हो रही है तो वो सपोर्ट करते थे। आज की तारीख में न्यूक्लियर फैमिली है, लव मैरिजेस हो रही हैं, तो उन्हें अपने आप हैंडल करना पड़ता है। दूसरी फेमिनाइन एनर्जी और मैस्कुलाइन एनर्जी में जब कॉन्फ्लिक्ट होता है, क्योंकि लड़कियां कमाने लग गई, तो कहीं ना कहीं मर्द जो पहले थे कि वो लेडी शुड बी एट होम, डू दिस वर्क, अब वो भी इक्वल हो गई है, तो वहाँ एक ईगो क्लैश हो जाता है, यहाँ कॉन्वर्सेशंस बहुत डिफिकल्ट हो जाते हैं करना। तो ऐसी सिचुएशन में जो आज के हालात बन रहे हैं, हाउ टू हैंडल इट, हाउ दे कैन यू नो स्टिल सस्टेन एंड हैंडल सच डिफिकल्ट चैलेंजेस ऑफ लाइफ। बीके श्रेया आंसर करेगी, लेकिन उससे पहले हम जानते हैं श्रेया जी का आज तक का सफर। बीके श्रेया, आपने हंसराज कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी से इंग्लिश लिटरेचर में ग्रेजुएशन किया है और एथिक्स एंड स्पिरिचुअलिटी में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। आप रिपोर्टर रह चुकी हैं और एनडीटीवी के लिए आपने काम भी किया है। आप पिछले 15 सालों से ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय से जुड़ी हुई हैं। आप ब्रह्मा कुमारीज की फैकल्टी मेंबर भी हैं। बीके श्रेया स्पिरिचुअल वर्कशॉप्स और सेमिनार्स कंडक्ट करने के लिए हमेशा तत्पर रहती हैं। विश्व सेवा का ये काम आप दुनिया के कोने कोने में कर रही हैं। आपने पीस ऑफ माइंड चैनल पर कई बार टॉक शोज भी किए हैं। आई थिंक अगर आप पहले ज़माने की बात करें या इस ज़माने की बात करें, जब दो लोग एक रिलेशनशिप में आते हैं तो वो डिफरेंट तो होने ही वाले हैं। पर आप कम्युनिकेशन की बात कर रहे थे। कम्युनिकेशन एक बहुत नेचुरल चीज़ है जो अपने आप होती है,
पर कम्युनिकेशन से पहले ज़रूरी है कि हमारा उस व्यक्ति के साथ रिश्ता कैसा है। और जो रिश्ता है वो बाहर के लेवल पर नहीं होता है, वो रिश्ता बहुत होता है कि अंदर हमने उसके साथ एक कैसा रिश्ता जोड़ा है। तो कई बार क्या होता है, कम्युनिकेशन लेवल पर तो हम बहुत स्वीटली बात करने की कोशिश करते हैं, प्लान भी बहुत करते हैं, ऐसे बात करेंगे, इतना ही बोलेंगे, इससे ज़्यादा नहीं बोलेंगे, कई दिन तक सोच करके बहुत अच्छे से बोलते हैं। लेकिन अंदर में उस व्यक्ति के बारे में अगर हमारी डीप लेवल ऑफ एक्सेप्टेंस नहीं है, रिस्पेक्ट नहीं है, हमने डीपली उस चीज़ को स्वीकार नहीं किया है कि वो डिफरेंट है, हम सेम है ही नहीं। क्योंकि आपने कहा मैस्कुलिन एनर्जी फेमिनिन एनर्जी से ज़्यादा दो इंडिविजुअल हैं और दोनों की जर्नी बहुत डिफरेंट रही हुई है। दोनों की एजुकेशन बैकग्राउंड, कई बार रिलीजन, कई बार कास्ट, कई बार अपब्रिंगिंग, पास्ट के एक्सपीरियंसेस, किसी घर में डोमेस्टिक वायलेंस है, किसी घर में फिजिकल अब्यूज़ है, किसी घर में डांट बहुत पड़ती थी, किसी घर में बहुत लविंग अपब्रिंगिंग थी। वो दो लोग बहुत बहुत अलग हैं। तो एक रिश्ते में जाने से पहले अपने मन को समझाना पड़ता है कि जो भी सामने वाला है वो मेरे से टोटल अलग होने ही वाला है। कुछ मैच करेगा, कुछ मैच नहीं करेगा। मैंने अपने मन में अगर उसको डीपली एक्सेप्ट किया होगा और उसके जो पर्सपेक्टिव्स हैं, जो आइडियाज़ हैं, जो उसकी मर्यादाएं हैं, जो उसके प्रिंसिपल्स हैं, अगर डीप उसके लिए रिस्पेक्ट होगी तो एक वाइब्रेशन जाता है सामने वाले को। वो वाइब्रेशन हमें एक रिश्ते में बांधता है और जब हम उस रिश्ते में बंध जाते हैं तो सामने से भी एक बहुत पॉजिटिव वाइब्रेशन आने लगता है। फिर आप बैठकर कोई भी चीज़ कम्युनिकेट करें, ये ज़रूरी नहीं है कि सामने वाला उस बात को मानेगा, लेकिन ये ज़रूर है कि सामने वाला आपकी बात को सुनेगा, कहेगा अच्छा मैं इसको समझने की कोशिश करूँगा। हो सकता है वो फिर भी उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करे, पर वो आपको समझेगा ज़रूर। अभी मेजर क्या होता है, हम बैठते हैं बात करने के लिए एंड बाय द टाइम वो जब कम्युनिकेशन पूरी होती है, मेजॉरिटी केसेस में जो वो कहते हैं हम एक दूसरे को समझ ही नहीं पाते। मेजर लोग जो सेपरेट होने आते हैं, डिवोर्स के लिए आते हैं, क्या हुआ, वी आर डिफरेंट, हम एक दूसरे को समझ नहीं पाते, हम एक दूसरे को अंडरस्टैंड नहीं कर पाते। तो हमने ये अंडरस्टैंड नहीं किया है कि हम अलग हैं। जब तक हम ये अंडरस्टैंड नहीं करते और सामने वाले के डिफरेंस को यहाँ पर एक्सेप्ट और रिस्पेक्ट नहीं करते, कम्युनिकेशन का कोई रिजल्ट नहीं निकलेगा। We'll come back to you to help us, our audience, find कि उस चीज़ को हम कैसे देखें और कैसे उस स्थिति में आए। लेकिन उससे पहले हम रितु जी से जानना चाहेंगे। रितु जी, प्रैक्टिकल सिचुएशंस देखते हैं कि अक्सर लोग डिवोर्स केसेस हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? प्राइमरीली कहीं ना कहीं जो हमारे फिलोसफी है मैच नहीं कर रही है या हमारे गोल्स मैच नहीं कर रहे हैं। तो क्या ये पॉसिबल है कि हम अपनी प्रायोरिटी रिलेशनशिप को बनाने से पहले इन दो चीज़ों को देखें कि हमारे बेसिक फिलॉसफी जिसके बिना हम नहीं रह पाएंगे पूरे जीवन भर, वो मैच कर रहे हैं या फिर हमारे लॉन्ग टर्म गोल मैच कर रहे हैं? क्या ऐसा मैचिंग करें तो रिलेशनशिप सस्टेन कर पाएगी? और अगर मैचिंग नहीं कर रहे हैं तो स्वयं का पहले देख लें कि हमारे लॉन्ग टर्म गोल क्या लाइफ में और हमारी फिलॉसफी क्या है जिसके साथ हम जीना चाहेंगे। क्योंकि आज की तारीख में फिलॉसफी भी तो दो चैनल देखते हैं बदल जाती है। है ना, सिचुएशन ऐसी होगी कि आज की तारीख में फिलॉसफी है मैच कर गए, 2 महीने बाद बदल गई। तो या तो समय लेके अपनी फिलॉसफी को दृढ़ करें और फिर डिसाइड करें, मैच करें ताकि सस्टेन कर पाएंगे। आपका व्यू पॉइंट क्या है इस पे? मुझे एक सिचुएशन याद आ रही है, क्या मैं बोल सकती हूँ? मतलब आई वांट टू आस्क दैट कि अभी रिसेंटली एक मेरे नोन हैं जिनके सेकंड मैरिज हुई है, बोथ वेरी वेल टू डू फैमिली, और वो जब वहाँ गए, मतलब उसके बाद क्या हुआ कि वो थोड़ी स्ट्रिक्ट फैमिली है और लड़की को आदत है थोड़ी फ्रीडम में रहने की, यू नो। एंड देन वहाँ पे जाके हर चीज़ का टाइम है, उठने का टाइम है, सोने का टाइम है, प्लस फैमिली में बैठने का टाइम है, साथ में खाने का टाइम है। सो द गर्ल इज फीलिंग कि वो अपने हिसाब से बात नहीं कर पा रही है। एंड शी ट्राइड टू कम्युनिकेट विद हर इन लॉज ऑल्सो, बट बीइंग इन आर्मी फैमिली वो प्रॉपरली थोड़ा स्ट्रिक्ट माहौल है, तो ओपनली बोल नहीं पा रही है। तो उसकी वजह से भी अंदर ही अंदर शी स्टार्टेड क्राइंग एंड देन she called her mom and her mom also started crying कि मेरी बेटी कहाँ फंस गई है।
You know, so this is such a, it's one of the practical situation जो मुझे लगता है आम तौर पे बहुत लोग फेस करते होंगे. तो ऐसी सिचुएशन में कैसे अपने आप को? दैट्स अ वंडरफुल क्वेश्चन सतनाम जी. एक तो ये है कि उस सिचुएशन में जहाँ हम जो फील कर रहे हैं, यू नो, जो एक्सपीरियंस हमारा खुद का है, और दूसरा जैसे हम उसे कम्युनिकेट करते हैं, तो कहीं ना कहीं ये समझना कि जो एक्सप्रेस हम करते हैं वो करने का जो तरीका, जैसे कम्युनिकेशन की भी शीतल जी ने बात की है यहाँ पर, तो हम क्या करते हैं, कोई भी सिचुएशन में हम जो रिएक्शन देते हैं वो या तो फिर आई मैड हो जाता है, जैसे हम गुस्सा कर देते हैं, इरिटेट हो जाते हैं, या तो फिर जैसे इस सिचुएशन में आपने बताया हम आई सैड हो जाते हैं, विच मीन्स कि हम अंदर ही अंदर उस चीज़ को सोच सोच के अपने को परेशान कर लेते हैं. अब आप अगर देखेंगे तो ये आई मैड और आई सैड, ये दोनों जो है ये सेकेंडरी इमोशन है जिसको हम एक्सप्रेस कर रहे हैं. लेकिन जैसे एक सिचुएशन हम देख ले, किसी ने कुछ ऐसा किया जो हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था और हमने उसको देखकर कुछ रिएक्ट कर दिया, जैसे गुस्सा कर दिया या हमने उनसे लड़ाई कर ली. अब ये हो गया सेकेंडरी इमोशन. लेकिन एक्चुअली जो प्राइमरी इमोशन जो उस समय मैं एक्सपीरियंस कर रही होती हूँ वो होता है डिसअपॉइंटमेंट. अब एक तरीका वही इमोशन को एक्सप्रेस करने का है दैट यू नो व्हाट, आपने जो किया कहीं ना कहीं मुझे ठीक नहीं लगा and I'm feeling disappointed. ये एक तरीका है, हम एक्सप्रेस फिर भी कर रहे हैं कि हम डिसअपॉइंटेड हैं, ये एक तरीका हो गया. और दूसरा वो जो सेकेंडरी इमोशन को एक्सप्रेस किया. आपको क्या लगता है, ये गुस्सा करने से सामने वाला उस चीज़ को समझ पाएगा, या वो जो प्राइमरी इमोशन है उसको जब आप राइट वे में एक्सप्रेस करते हैं तो सामने वाला समझ पाएगा? What is your view on this? Yes, we have to express in a right way. In a right way, which is our primary emotion. But sometimes the fear comes between. हाँ जी. You know कि हम बोलें कि नहीं बोलें, इनको disrespect तो नहीं लगेगा. जी. So वो तब होता है when we are not expressing in a right way. एक अगर हम time लेते हैं, we sit with ourselves, and that's where I think spirituality plays a very important role. कि जहाँ पर हम अपने साथ कुछ समय बिताकर हम बस अपने emotions को observe करते हैं. कोई भी situation आई, उसमें react कर भी दिया हमने, या फिर रिएक्शन के पहले भी, सपोज हम सोचते हैं कि मुझे अपने इन-लॉज से बात करनी है, तो वो बात करने से पहले मैं अपने साथ बैठूं और मैं अपने इमोशंस को समझूं कि एक्चुअली व्हाट इज इट दैट आई एम फीलिंग, और मैं अपने जीवन में क्या चाहती हूँ उनसे. Yes, this is a very important point. So वो रिफ्लेक्शन जब हमने किया और हमने एक्चुअली में समझा कि व्हाट इज द प्राइमरी इमोशन व्हिच आई एम एक्सपीरियंसिंग राइट नाउ, तो एक तो ये होता है कि मेरे मन में बहुत क्लैरिटी आ गई, आई एम वेरी वेरी क्लियर इन माय माइंड. और फिर जब हम एक्सप्रेस करते हैं बिकॉज आई एम क्लियर, बिकॉज आई हैव स्पेंड दैट टाइम विद माय ओन सेल्फ, तो फिर ये होता है कि जब हम बात करते भी हैं तो हमारा मन बहुत स्टेबल होता है. I'm in a comfortable state where I know what is it that I want to communicate instead of just reacting in I-mad or I-sad situation. यहाँ पे मैं वही एक्सपेक्टेशन की भी बात बोलूंगी, जैसे इन्होंने बोला कि एक्सपेक्टेशन होती है तो हम हायर एक्सपेक्टेशन रख लेते हैं, तो एकदम थोड़ा मिनिमम एक्सपेक्टेशन भी अगर रखें तो शायद उस चीज़ को समझा जा सकता है कि एटलीस्ट इतना सा आप करेंगे तो आई विल बी ओके. हाँ, और ये भी होता है जैसे सतनाम जी आप कह रहे हैं ना कि हमने एक्सप्रेस कर दिया और हमें लगता है कि सामने वाला तुरंत चेंज भी हो जाएगा, विच इज लिटिल डिफिकल्ट. अब फैमिली का जो एनवायरनमेंट है वो कहीं कुछ टाइम से है और लोग उसी तरह से हैं, सो मे बी एक्सप्रेसिंग एंड देन बीइंग पेशेंट. अगेन आप अपनी बात को रखें, लेकिन उसी पेशेंस के साथ, उसी प्यार के साथ हम अपनी बात रखें, तो क्या होगा, धीरे धीरे क्योंकि वो बॉन्ड स्ट्रांग होते जा रहा है, सामने वाला भी धीरे धीरे समझने लगेगा. इसीलिए कहते हैं कि रिश्ता तुरंत चेंज हो जाए, ठीक होने में थोड़ा 1-2-3 साल देना चाहिए स्टार्टिंग का. सो ऑन दैट विल आस्क श्रेया सिस्टर कि ये जो है बहुत कॉमन है कि वी गो आउट एंड आस्क पीपल एंड देन वी ट्राई एंड फॉलो देम एंड इट गोज इनटू वर्स डायरेक्शन. आपको पता ही है, कोई भी अरे हाउ कुड यू टेक दैट, हाउ कुड यू गिव इट टू, जस्ट लीव हिम, जस्ट गिव हिम बैक, यू नो, ऐसे एडवाइसेस आते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी लाइक टू क्लैरिफाई थ्रू आवर चैनल कि ऐसी सिचुएशन में क्या एडवाइस लेना चाहिए, और लेना चाहिए तो कैसे लेना चाहिए. सेकंड, क्या तरीका है कि वो उस स्थिति को अटेन कर ले ताकि वो खुद चीज को सही तरीके से देखे और उसका यू नो सॉल्यूशंस निकाले. एक्चुअली जब भी हम दर्द में होते हैं, फिजिकल पेन में भी होते हैं, तो हम सोचते हैं कि क्योंकि उस चीज़ की इन्फॉर्मेशन मेरे पास नहीं है, अंडरस्टैंडिंग नहीं है, तो हम कोई हेल्प सीख करते हैं कि कोई मुझे इस दर्द से बाहर निकाल दे. जहाँ हम कंफर्टेबल होते हैं, एक्चुअली हो ऐसा जाता है कि जहाँ हम कंफर्टेबल होते हैं तो कभी कभी हेल्प सीख करना तो गलत नहीं है, पर क्यों पेरेंट्स के साथ या किसी फ्रेंड के साथ ये इतना शेयर करना नहीं राइट होगा
क्योंकि वो हमारे साथ अटैच्ड होते हैं इमोशनली, तो हमें तो लगता है कि हम अपना दर्द बांट रहे हैं। एंड मेजॉरिटी केसेस में जो मदर्स होती हैं वो फिज़िकली उस समय पर जब हमारे सामने हैं तो स्ट्रॉन्ग भी रहती हैं, कहती हैं नहीं सब ठीक हो जाएगा, कई लोग कहते भी हैं, पर क्योंकि वो मदर है और वो इमोशनली अटैच्ड है तो फिर वो चिंता करना शुरू कर देती है। फिर वो मदर अपने तक नहीं रखेंगी, डेफिनेटली वो फादर को बताएंगी, फैमिली के और हिस्से को बताएंगे, क्योंकि अब वो दर्द में है तो उसे भी किसी के साथ शेयर करना है। तो ये दर्द शेयर करते 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 कई लोगों की नेगेटिव एनर्जी जो दर्द में है उस तक पहुंचती है और उसका दर्द इंटेंसिफाई हो जाता है, उसको भी पता नहीं चलता है। तो शेयर करना कोई गलत नहीं है अगर हम खुद नहीं उस चीज़ का सल्यूशन ढूंढ पा रहे हैं। कई बार क्या होता है, ओवर थिंकिंग का कारण, नेगेटिव थिंकिंग का कारण है विजडम नहीं है। अगर आपके पास विजडम है, अगर आपके पास राइट नॉलेज है, तो आप अपने मन को शांत कर सकते हैं खुद को काउंसलिंग करके। मन सोचता है लेकिन बुद्धि अगर हमारी इंटेलेक्ट डिवाइन नॉलेज से भरी हुई है, स्पिरिचुअल नॉलेज से भरी हुई है, तो वो उसको गाइड करेगी, ऐसे नहीं ऐसे सोचो। पर कई बार हमारे पास वो विजडम नहीं है, हमारे पास नॉलेज नहीं है, कोई बात नहीं, बट लुक फॉर दैट पर्सन जो आपको और वीक नहीं करेगा। जैसे आपने कहा कि कोई ऐसा कहेगा अच्छा आपके साथ ऐसा हुआ, उसने ऐसा किया, तुम इस मैरिज में रह ही क्यों रहे हो, तुम्हें तो कब का छोड़ देना चाहिए। सो व्हाट दे आर डूइंग, दे आर नॉट एम्पावरिंग यू, वो आपको शक्तिशाली नहीं बना रहे हैं, वो आपको और कमज़ोर बना रहे हैं। कोई ऐसा फ्रेंड होना चाहिए, कोई ऐसा स्पिरिचुअल गाइड होना चाहिए जो हमें बताए आपको क्या करना चाहिए। नॉर्मली हम किसके बारे में डिस्कस करना शुरू कर देते हैं, उसके बारे में, हस्बैंड, मदर इन लॉ, सब मिल करके हम क्रिटिसाइज करते हैं, गॉसिप करते हैं। वो मुझे भी वीक करेगा, रिलेशनशिप को भी वीक करेगा, एनवायरनमेंट को भी वीक करेगा। कोई ऐसा वाइज होना चाहिए जो बताए आपको ऐसा करना चाहिए। पहले आप अपने मन को ठीक करो, अपने को शांत करो, उनके बारे में सही सोचो, फिर जब वो भी स्टेबल हैं, आप भी स्टेबल हैं, तो ज़रूर उनसे ये बात करने की कोशिश करो, पर पहले आप उनके बारे में सही सोचो। अगर वो चीज़ नहीं होगी तो फिर वो रिलेशनशिप जस्ट गोज डाउन द ड्रेन एक्चुअली। राइट, वेरी ट्रू एंड वेरी वेल एक्सप्लेन्ड श्रेया जी। यहाँ पर मैं डॉक्टर भवानी आपका एक्सपीरियंस लेना चाहूँगी कि आप मैरिड हैं और आपकी भी बहुत अर्ली स्टेज में मैरिज हो गई थी, तो आपको भी कुछ ऐसे चैलेंजेस आए होंगे, आपने कैसे उस चीज़ को सॉल्व किया? जैसे अभी श्रेया दीदी कह रही थी कि जब हम कोई रिलेशनशिप जब मेंटेन करने की कोशिश करते तो हम बैठते ये सोच के है कि आज थोड़ी बातें करेंगे, थोड़ा अपना प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, डिस्कस करेंगे। वो हम ऊपर से बहुत मीठा बोलते हैं लेकिन अंदर हमारे अंदर काफ़ी दर्द भरा रहता है। और ये सेम चीज़ को मैंने एक्सपीरियंस किया है अपनी लाइफ में। तो जैसे शादी बहुत जल्दी, बहुत कम छोटे एज में हो गई थी, तो एक होता है ना यंग एज में बड़ा डिफ़िकल्ट होता है क्योंकि आप एक घर में कुछ अलग तरीके से ज़िंदगी जी रहे हो, फिर अचानक दूसरे घर में जाते हो तो बहुत सारी इच्छाएं होती है, बहुत सारे एम्बिशंस होते हैं, रहन सहन का तरीका बदल जाता है, तो कहीं ना कहीं वो कॉन्फ्लिक्ट थोड़े बहुत होते हैं। सो एज अ पर्सन मैं थोड़ी सी इमोशनल, थोड़ा अपने आप इंट्रोवर्ट काइंड ऑफ पर्सन थी, तो मुझे ज़रा मुश्किल होता था चीज़ों को संभालना, एडजस्ट करना। तो ये चलता गया सिलसिला। फिर जैसे ऋतु सिस्टर ने कहा कि वो आई मैड और आई सैड वाली बात आ जाती है, तो फिर वो फीलिंग कि हमेशा मेरे साथ ऐसा क्यों होता है। तो मैंने देखा अपने रिलेशनशिप में कुछ सालों के बाद में मुझे ऐसा लगा कि शायद मेरे एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा है अपने इन-लॉज से, अपने हस्बैंड से। तो कहीं ना कहीं मैं वर्क करना शुरू किया मैंने अपने आप पे, एंड दैट्स व्हाट आई वुड लाइक टू शेयर विद एवरीवन ओवर हियर कि तब मेरी जो स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट हुई तो उसमें मैंने इतना कुछ सीखा, जैसे किस तरह से अपने आप को शांत रख के किस तरह से मैं बात सामने रखूं, सामने वाले को हर्ट भी ना हो, भले वो चेंज ना करे अपने आप को लेकिन सुन ले मेरी बात को, सुन के भले आज ना करे लेकिन महीने भर बाद या साल भर बाद वो इम्प्लीमेंट करे उस बात को। देन आई स्टार्टेड रियलाइजिंग कि हाँ, वंस आई चेंज देन ओनली आई कैन चेंज अदर्स। तो इस तरह से मैं ये कहना चाहूँगी, जैसे राज भी कह रहे थे कि एक रिलेशनशिप में कॉन्फ्लिक्ट बहुत था, जैसे आपने भी, सतनाम जी ने आपने कहा कि डिवोर्स केस बढ़ रहे, तो कहीं ना कहीं जैसे श्रेया दीदी कह रही है, वो कम्युनिकेशन जो है ना हम अंदर से नहीं करते, हमारे सारे कम्युनिकेशन बाहर से होते हैं। हम कभी अंदर से ना बैठ के नहीं इस तरह से अच्छा सोचते हुए नहीं बात करते, बोलने के लिए बहुत अच्छा बोलते हैं ऊपर से लेकिन अंदर से नहीं कर पाते।
तो स्पिरिचुअलिटी ने मुझे सिखाया कि अंदर भी वही चीज़ हो और बाहर भी वही चीज़। जब हम इस तरह से बोलने लगते हैं सामने वाले के साथ में, तो ऑटोमेटिकली हमारी रिलेशनशिप अच्छी बनती है। तो ये चीज़ मेरी जो पर्सनल लाइफ की जो जर्नी थी, बहुत लंबी स्टोरी है तो इतना तो बोलना ये नहीं, तो इन शॉर्ट जिस तरह से मैं एक बहुत इंट्रोवर्ट, बहुत ज़्यादा दुखी होना, बहुत ज़्यादा छोटी छोटी बातों पे मूड ऑफ कर लेना, तो जब स्पिरिचुअलिटी की बात समझ में आई कि ये होता क्या है, तो वही सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, तो रिलेशनशिप्स भी ट्रांसफॉर्म हुए। तब एक ब्यूटीफुल सा हर एक के साथ, ऐसा नहीं सिर्फ हस्बैंड या इन लॉज, हर एक के साथ में वो ब्यूटीफुल रिलेशनशिप बनता गया। मतलब एक समझ पैदा हुई और फिर जब आपने समझा अपने आप को, जी तो बिल्कुल, फिर आपको अपनी बात रखना भी आया। जी बिल्कुल, इन राइट वे। राइट। तो प्रैक्टिकली अगर देखा जाए तो शीतल जी बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड देना चाहती है, मैंने देखा इनके एक्सप्रेशंस हैं कि आपने बताया स्पिरिचुअलिटी के अगर प्योरिटी रखें तो विल ओनली रेडिएट ब्यूटीफुल एंड विल एनरिच। बट आप बताएं मुझे इन प्रैक्टिकल लाइफ अगर ऐसी सिचुएशंस आती है जो हमने डिस्कस किया, एंड कीपिंग इन माइंड यू नो योर कॉन्सेप्ट ऑफ स्माइल विद इन, लेकिन अगर आप नहीं कर पा रहे, फॉर एग्जाम्पल टेम्पल जाना है, हर रोज जा पाएंगे, और प्लस लॉन्ग टर्म गोल है, अगर आप कुछ करना चाहते हो वो रुकावट पैदा कर रहे हैं। अगर आपके रिलेशनशिप में आपकी लॉन्ग टर्म गोल है, जे फॉर एग्जांपल जो भी आप कर रहे हैं, और उसमें रुकावट आ रही है, तो आप कंटिन्यूअसली उनकी नेगेटिविटी को अब्जॉर्ब किए बिना रेडिएट लव, रेडिएट वेलनेस, रेडिएट शुभ भावना, इज इट पॉसिबल? मतलब मुझे लगता है मैं पर्सनली तो नहीं कर पाऊंगी, एंड समटाइम्स आई थिंक लेटिंग गो शायद उसको छोड़ देना ज़रूरी भी होता है। बट एट द सेम टाइम मुझे लगता है कि सिर्फ हम एक रिलेशनशिप के बेसिस पे अपने आप को या सामने वाले को जज भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो पूरा सम अप होता है हमने लाइफ में क्या क्या देखा है, क्या हमारे कोई ट्रॉमाज हैं, क्या हमें चाइल्डहुड ट्रॉमाज हैं, या फिर मे बी इट इज़ ऑल्सो अब्यूज़, कि हमें सेक्सुअली अब्यूज़ किया गया है या फिर वर्बली अब्यूज़ किया गया है, और वही शायद हम अपने पार्टनर के साथ अननोइंगली कर लेते हैं। तो बहुत बार हम इंसान तो बहुत अच्छे हो सकते हैं, लेकिन हमारे एक्सपीरियंसेस हमको उतना अच्छा शायद होने नहीं दे रहे हैं। तो मुझे लगता है स्पिरिचुअलिटी इज़ वन वे, बट एट द सेम टाइम वी ऑल्सो नीड अ साइकोलॉजिकल सपोर्ट, और उसमें कोई हर्ज नहीं है अगर हमें कुछ भी दिक्कतें हो रही हैं, स्पेशली जब हम बहुत कोशिश कर रहे हैं लेकिन वो हो नहीं पा रहा, विच मीन्स कि देर आर हिडन ट्रिगर्स, देर आर हिडन ट्रॉमास। और क्यों नहीं जा सकते, हम डॉक्टर के पास जाते हैं जब हमें सिर दुखता है या हम लोग को कांस्टेंट कोई इशू है, तो ऐसे ही अगर हमें साइकोलॉजिकली कुछ इशू हो रहा है या हम रिलेशनशिप में वो बार बार नोटिस कर रहे हैं कि हमारा दो वी वांट टू रिस्पॉन्ड बट हम रिएक्ट कर रहे हैं, तो हम किसी अच्छे काउंसलर के पास जाएंगे तो वो सारे एड्रेस होंगे। और आजकल दो हम ये बात कर रहे हैं कि आजकल बहुत ईजी है रिलेशनशिप्स ब्रेक करना, बट मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को भी जानती हूँ जो शादी से पहले ही मैरिज ये रिलेशनशिप काउंसलर के पास जाते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं वर्क करें। कोई भी रिलेशनशिप में ये सोच के नहीं आता है कि यार हमें तो कल छोड़ देना है, हम सब चाहते हैं कि वो वर्क करे, और लोग आजकल काउंसलर्स की इसलिए मदद ले रहे हैं। और बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें मैंने उन लोगों से सुनी हैं कि वन जो जैसे ऋतुबेन बोल रही थी कि हम उसको कैसे रखते हैं सामने, कि अगर मैं ये बोलूँ कि आई एम फीलिंग डिसअपॉइंटेड, तो मैं सामने वाले को तो ब्लेम कर ही नहीं रही, मैं बोल रही हूँ कि मुझे ये इमोशन हो रहा है। बट मैक्सिमम टाइम जब हम कॉन्वर्सेशन करते हैं तो हम बोलते हैं तुम्हारी वजह से मुझे डिसअपॉइंटमेंट हो रहा है। इंस्टेड अगर हम वो खुद पर ले लें तो शायद सामने वाले को बुरा लगेगा भी नहीं, और उसको लगेगा कि मैं कैसे मदद कर सकता हूँ। तो बेसिकली आपकी बैक स्टोरी जो है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट प्ले करती है। जो काउंसलर वो बैक स्टोरी जो रुकावट पैदा कर रही है आपके बिलीफ को और इस चीज़ को एग्जीक्यूट करने में, तो मे बी ए काउंसलर कैन हेल्प। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। इसके साथ हम आपसे जानना चाहेंगे कि इस तरह से जैसे हम बात कर रहे थे, एनर्जी वैम्पायर्स बोलते हैं उनको आजकल रिलेशनशिप में सिटी लैंग्वेज में, जैसे मैंने फोटो देखा है स्ट्रॉ बना के पी रहे हैं, स्ट्रॉ बना के पी रहे हैं और कंटिन्यूस एनर्जी ड्रेन हो रही है, ऐसे लोग पोस्ट कर रहे हैं आज की तारीख में ना, यहाँ से एक स्ट्रॉ आ रहा है, यहाँ से एक स्ट्रॉ आ रहा है, एनर्जी पी रहे हैं, दे आर कॉल्ड एनर्जी वैम्पायर्स। तो ऐसे अगर जीवन में उनके हिसाब से, श्रेया सिस्टर, रितु बहन नहीं मानेंगे इस बातों को लेकिन हम आपसे पूछते हैं कि ऐसे अगर एनर्जी वैम्पायर्स आपकी लाइफ में हैं तो आप कैसे हैंडल करते हैं? अगर आपने किया है तो कैसे ओवरकम, या आपने देखा है, एक्सपीरियंस किया, तो कैसे ओवरकम इस चीज़ को किया? जैसा मैंने आपको बताया, मैं बहुत इंट्रोवर्ट पर्सन थी, तो हर चीज़ को अंदर ही अंदर लेके कुड़ती रहती थी।
तो घर पे छोटी छोटी बातें, मतलब छोटी नहीं, वो बातें भी काफ़ी बड़ी हो जाती थी। तो मैंने बहुत टाइम के लिए सोचा कि कैसे इससे बाहर आऊँ, और जैसे आप कह रहे हैं ना, तो वो टाइम पे लगता था नहीं, ये रिलेशनशिप को सस्टेन करना बड़ा मुश्किल है, ये नहीं हो पाएगा। लेकिन एक ब्यूटी हमारे इंडियन कल्चर की है कि हम लोग जितना हो सकता है उतना कल्चर को, मतलब रिलेशनशिप को स्ट्रांग मेंटेन करने की कोशिश तो एटलीस्ट करते हैं। तो वो कोशिश मेरी जारी थी। तब मुझे समझ में आया कि ये इनर स्ट्रेंथ किस तरह से हम गेन करें, और तब मैंने ये स्टार्ट किया था, ये इनर स्ट्रेंथ वाली जर्नी, स्पिरिचुअलिटी की जर्नी। तब मैंने धीरे धीरे समझा कि वो जो परमात्मा है ना, उससे जो हमें पावर्स मिलेगा, वो पावर्स मिलने के बाद में मैं अपने आप को जब स्ट्रांग बनाती हूँ तो ऑटोमेटिकली मेरा रिलेशन मेरे हस्बैंड के साथ अच्छा हो जाएगा, मेरे इन लॉज के साथ अच्छा हो जाएगा। बच्चे को शायद जो मैं अभी इमोशनल सपोर्ट नहीं दे पा रही हूँ क्योंकि मैं खुद इमोशनली वीक हूँ, वो सपोर्ट उसको मिल जाएगा। और ये सारी चीज़ें बिलीव मी मैंने अपनी लाइफ में होते हुए देखा है। ये बहुत अच्छी बात कही आपने कि एक्चुअल में काम तो सेल्फ पर ही करना पड़ता है। एंड ऑफ द डे खुद ही को मनाना पड़ता है, क्लैरिटी लानी पड़ती है और अपने आप को स्ट्रांग करना पड़ता है। तो आज के टॉपिक से रिलेटेड हमने कुछ लोगों से उनके व्यूज़ लिए हैं, तो आइए उन व्यूज़ को देखते हैं। नमस्ते, मेरा नाम मीनू मोयाल है और आज हम बात कर रहे हैं रिश्तों के बारे में। तो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये है, मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी रिश्ता हो, उसका जो आधार होता है वो होता है विश्वास, विश्वास का आधार होता है प्रेम और प्रेम का आधार होता है त्याग। तो ऐसे ही पहले हमें देना होगा, तभी बदले में आपको मिलेगा। अगर आपको प्यार चाहिए तो आपको प्यार देना होगा, आपको इज्जत चाहिए तो इज्जत देनी होगी। और ऐसा होता है ना कि आप घर में सबका बहुत अच्छे से ध्यान रख रहे हैं, सबके लिए अच्छा अच्छा खाना बना रहे हैं और ऐसा सोचते हैं कि सामने से हमें वैसा प्रेम, वैसी इज्जत नहीं मिल पा रही है जैसा हम सबके लिए कर रहे हैं। इसलिए होता है कभी कभी किसी का मन बहुत खाली होता है, तो जब सामने वाले का मन ही खाली है तो वो आपको क्या देगा। तो आपको पहले उनको प्रेम देना होगा, आपको इज्जत देनी होगी, सम्मान देना होगा, उनको भरपूर करना पड़ेगा, तभी वो बदले में आपको वो सारी चीजें दे पाएंगे। कोई भी रिश्ता हो उसमें मतभेद हो जाए तो चलता है, लेकिन मन भेद कभी नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर मन भेद हो गया तो वो रिश्तों में कड़वाहट घोल देता है। यहाँ पे हम अपेक्षा करने लग जाते हैं ना कि हमने ऐसा किया तो हमें भी वैसा ही मिले, तो गड़बड़ वहीं से हो जाती है। लास्ट में यही गुजारिश है कि सब अपने रिश्तों को बहुत मधुर बनाएं, अच्छा बनाएं और अच्छे से रहें। तो यहाँ पर ऋतु बहन मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि सेल्फ एफर्मेशंस का क्या हम सहारा ले सकते हैं, जो पॉजिटिव टॉक्स हम खुद से करते हैं। जी डेफिनेटली अफर्मेशंस बहुत हेल्पफुल होते हैं, बिकॉज कहीं ना कहीं हम अपने मन को राइट प्रोग्रामिंग दे रहे हैं। लेकिन उसी के साथ एक चीज़ जब हम ऐड करते हैं जो हमें राजयोगा मेडिटेशन सिखाती है, जैसे शीतल जी ने कहा कि हम एक जर्नी पर बहुत सारे ट्रॉमा से हम हम फेस कर चुके हैं, और ये मैं अपनी लाइफ से बहुत रिलेट कर पाती हूँ। बिकॉज व्हेन आई स्टार्टेड माय स्पिरिचुअल जर्नी, आई थिंक आई वाज अ वेरी फ्रेजाइल पर्सन। छोटी छोटी बातों पे बहुत रिएक्ट कर देना वो बहुत ही नेचुरल था मेरे लिए। सो व्हेन आई स्टार्टेड माय जर्नी इट वाज वेरी डिफिकल्ट फॉर मी। जैसे कुछ चेंज लाना, जैसे कोई भी परिवर्तन अपने में लाना, इमोशनल स्टेट को मेंटेन करना, वो सब एक बहुत डिफिकल्ट एक टास्क जैसे लगता था कि सुनने में तो बहुत अच्छा है, बट हाउ डू आई एक्चुअली डू दिस इन माई लाइफ। तो उस टाइम पे जब हम, जैसे हर आत्मा है वो अपनी जर्नी में, इस लाइफ टाइम की जर्नी या इसके पहले वाली लाइफ टाइम की जर्नी में हमने बहुत कुछ फेस किया हुआ है, और वो फेस करते हुए क्योंकि हम बहुत डिप्लीट हो गए हैं, कहीं ना कहीं हमें वो पावर, जैसे शीतल जी कह रहे थे कि हमें वो पावर ही नहीं हम फील कर पाते हैं। और उस जर्नी में व्हाट आई रियलाइज्ड, जो मैंने एक्सपीरियंस किया, जो शक्ति मैंने अनुभव करी, वो थी परमात्मा की शक्ति। In this 15 years of journey that I have had in spirituality, वो जब हम उससे लेते हैं, अभी हम क्या कर रहे हैं, हम अंदर से खाली हैं और हम चाहते हैं हम उनको दें, और देते देते इसलिए हम एग्जॉस्ट हो जाते हैं क्योंकि अंदर में खाली है। बट स्पिरिचुअलिटी इस इक्वेशन को ही रिवर्स कर देता है, हमें अंदर से इतना भरपूर महसूस कराता है क्योंकि हम उस परमात्मा से ले रहे हैं जो है ही सागर।
वो स्नेह का सागर है, वो शांति का सागर है, वो सुख का सागर है। सागर मीनिंग अबंडेंट, इतना है जो कभी खूट नहीं सकता। तो हम वहाँ से ले रहे हैं एंड देन यू फील सो मच एम्पावर्ड एंड हील्ड। जो ट्रॉमास हम अपने जीवन में फेस कर चुके हैं, उसके प्यार की शक्ति से वो इतना हील हो जाते हैं, कोई खालीपन नहीं महसूस होगा उन्हें। राइट, वेरी वेल सेड ऋतु बहन। आपका ये पॉइंट मुझे बहुत अच्छा लगा कि जब हमारे अंदर उस चीज़ की कमी होती है तो हम वो बाहर ढूंढते हैं, रिश्तों में ढूंढते हैं, और जब हमें वहाँ से नहीं मिलता है तो फिर हम फ्रस्ट्रेट होते हैं। तो जब खुद ही हम कंटेंट होंगे तो बाहर ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और ऑटोमेटिक देना भी नहीं पड़ेगा। मुझे लगता है वो ऑटोमेटिक एक नेचुरल प्रोसेस बन जाएगा कि यू बिकम लव, यू बिकम पीस, राइट। तो आज का ये प्रोग्राम बहुत अच्छा रहा, मुझे तो बहुत कुछ सीखने को मिला, और मुझे लगता है राज आपने भी बहुत कुछ सीखा होगा आज। एक्सीलेंट, बहुत अच्छे इंसाइट्स मिले हमें सबसे। इनफैक्ट 2-4 पॉइंट्स है जो मैं अपने आप को रिमाइंड करवाना चाहूँगा और अपनी ऑडियंस को रिमाइंड करवाना चाहूँगा, जो मुझे समझ में आया कि जैसा सिस्टर ने कहा कि 2 खाली लोग जब हैं अंदर से खाली तो क्या दे पाएंगे, वो तो खींचने की कोशिश ही करेंगे ना। तो अपना कनेक्शन उससे जोड़े जो आपको भर पाए, थ्रू वेरी पावरफुल टेक्निक। या फिर जैसा शीतल जी ने कहा कि हमारा बैकलॉग हम लेकर घूमते हैं, कहीं ना कहीं हमारे अंदरूनी कुछ गांठें बंधी हुई है, तो हो सकता है काउंसलर आपको खोलने में मदद कर सके, या एक अच्छा स्पिरिचुअल गाइड उसे खोलने में मदद कर सके। तो अगर आप इस स्थिति में हैं, यू आर नॉट एबल टू सस्टेन, सो दीज आर द ऑप्शन वी कैन लुक एट। वन इज टेक somebody's help, not generally through post book care, get out of the relationship. No, people who are qualified to do that, because relationship will blossom like a flower. जैसे फ्लावर है, परफ्यूम देते रहता है, राइट, और वो तब तक देते रहता है जब तक आप उसे खींच के पजेस नहीं करते हो। रेत होती है ना, रेत, मुझे लगता है रेत है रिलेशनशिप। अगर ऐसे मुट्ठी में रख दी तो बहुत खूबसूरत से रहेगी, ऐसे ही हम उसको पजेस करते हैं तो निकल जाती है। राइट। तो दिस इज माय टेक अवे फ्रॉम दिस टुडेज ब्यूटीफुल सेशन। रिश्ते चाहे कितने भी बुरे क्यों ना हो, कभी तोड़ना मत उन्हें, क्योंकि पानी चाहे कितना भी गंदा हो, वो प्यास नहीं तो कम से कम आग बुझा ही देता है। तब तक के लिए एक और खूबसूरत बात मुझे याद आ गई, किसी शायर ने लिखी है। उन्होंने कहा जैसे कश्ती जो होती है ना, शिप, आंधी तूफान आता है तो हिल जाती है, उस समय कश्ती बदलने की जरूरत नहीं है, सिर्फ दिशाएं बदल दो, किनारे अपने आप मिल जाएंगे। उसी तरह से नजर बदलने की जरूरत नहीं है, नजरिया बदल दो, नजारे अपने आप बदल जाएंगे। इसी के साथ हम आज के शो को विराम देते हैं। जल्दी मिलते हैं अगले एपिसोड पर, तब तक के लिए नमस्ते। नमस्ते। रिश्तों की डोरी से जीवन बंधा है, तेरा और मेरा ये संसार। जन्मों का बंधन है, कर्मों का संगम है, आओ मिलाए हम संस्कार। चलो बनाए खुशियों भरी जिंदगानी, चलो सजाए प्यार से सुंदर कहानी। रिश्तों की डोरी से जीवन बंधा है, तेरा और मेरा ये संसार। जन्मों का बंधन है, कर्मों का संगम है, आओ मिलाए हम संस्कार। संवेदना संबंधों में हो सद्भावना, सम्मान हो रिश्तों में सच्चा प्रेम भरा। अपनों को अपनापन देकर अपना ही रिश्तों को दिल से निभाएं हम,
खुशियों से। चलो बनाए रिश्ता एक नया रूहानी, चलो सजाए सुबह एक सुंदर सुहानी। रिश्तों की डोरी से जीवन बंधा है, तेरा और मेरा ये संसार। जन्मों का बंधन है, कर्मों का संगम है, आओ मिलाएं हम संस्कार।